यूनिटेक एट अ ग्लांस। यूनिटेक जो कंपनी जो है ये शुरू कब हुई? ये 72 के अंदर एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंपनी के तौर पे शुरू की गई थी। इसके बाद में इन्होंने 74 में सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया। 1986 वो साल था जिसके अंदर वो उसके अपने कोर बिजनेस जो कि रियल एस्टेट का है उसमें उन्होंने एंट्री की। उसके कुछ साल बाद ही वो सेकेंड लार्जेस्ट जो लिस्टेड रियल एस्टेट फर्म जो है वो बन गया था, जो कि करीब करीब 2000 के आसपास की बात है ये। इसने 2009 में टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें 2G स्पेक्ट्रम और उसके चलते काफ़ी सारी इश्यूज आना शुरू हो गया था। तो 2017 में उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो मजबूरी में बंद कर दिया और भारतीय एयरटेल के साथ जो है वो अपना बिजनेस मर्ज कर दिया, और जो भी अपना एग्जिस्टिंग बेस था कस्टमर्स का वो उन्होंने भारतीय एयरटेल को ट्रांसफर कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि यूनिटेक के प्रमोटर्स ने जो अपना पैसा है होम बायर्स का और बैंक का वो ऑफशोर टैक्स हेवंस में डाइवर्ट किए हैं, और यही कारण है जिसके चलते उनके प्रमोटर्स को जेल भी जाना पड़ा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बात समझना जरूरी है कि ये एक पेनी स्टॉक है आज की डेट में। नॉर्मली जो 20 रुपए के नीचे के शेयर्स होता है उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है, तो ये भी एक पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक पर जैसा आपको पता ही है कि जो है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है उसमें। अभी हम आगे आपको प्राइस चार्ट भी दिखाएंगे तो उससे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ही है। तो आप जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है जुलाई 2020 तक का। तो अगर इसमें हम देखें तो फोर होल्डर जो शेयर फॉरेन प्रमोटर्स का शेयर जो है वो करीब करीब 0.15% है। इंडियन प्रमोटर्स का 4.95 ही रह गया है अभी, और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो है उसका 2% के आसपास है। बाकी जो बचा कुचा है वो नॉन इंस्टीट्यूशंस या आम बायर या आपके और मेरे जैसे बायर्स के पास है ये। शेयर प्राइस मूवमेंट कैसी रही है? तो अगर ये ऊपर का चार्ट जो आप देख रहे हैं ये है मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड का, जो शुरू हो रहा है 2000, आप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बॉटम से शुरू हो रहा है। तो वहां से लेके जब से लिस्टेड हुई है तब से लेके 2020 तक के चार्ट है। तो हम इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2008 का जो टाइम था वो उसके लिए पिक का पीरियड था, जब इसके शेयर का प्राइस करीब करीब 500 रुपये के लेवल को भी क्रॉस कर गए थे। और उसके बाद से फिर इसमें डाउन ट्रेंड आना शुरू हुआ जो कभी वर्चुअली खत्म ही नहीं हुआ। और नीचे का ग्राफ अगर आप देख पा रहे हैं तो उसके अंदर जो है ये ग्राफ है पिछले 6 महीने का। तो ये 6 महीने में अगर हम देखें तो वोलेटिलिटी हमें यहाँ पे भी काफ़ी नजर आएगी। फरवरी का वो एक पीरियड था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, जो हम आगे के स्लाइड्स में शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ आई थी मूवमेंट, तो ये उसने अपना एक पिक जो पकड़ा था, अगर आप नीचे देखेंगे तो 3 रुपये 15 पैसे का 52 वीक का हाई उसने पकड़ा था फरवरी के मिड में। लेकिन उसके बाद से फिर से उसमें थोड़ा करेक्शन आना शुरू हो गया, फिर से ये शेयर जो है बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया उसमें वोलेटिलिटी कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है आपके रेफरेंस के लिए। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो यूनिटेक के प्रमोटर्स ने, जैसे आपको बताया गया था ऑडिट रिपोर्ट में, ये साफ साफ पाया गया था कि यूनिटेक के जो प्रमोटर्स है उन्होंने होम बायर्स का और बैंक का पैसा जो है वो ऑफशोर टैक्स हेवंस में डाइवर्ट किया था। उसके बाद के डेवलपमेंट अगर हम देखें तो सेंटर ये सब जो सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत सारे होम बायर्स ने इनके ऊपर केस कर दिया था, कोर्ट में काफ़ी टाइम से पेंडिंग चले हुए थे। और फॉर्चुनेटली कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इनकी जो नाइंसाफ़ी हुई है बायर्स के साथ, तो सेंटर को उसमें हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने सेंटर्स को कहा था कि आप जो है इसको अपने कंट्रोल में लीजिए अब, और अपने इंडिपेंडेंट जो है अपने गवर्नमेंट डोमिनेटेड डायरेक्टर्स को अपॉइंट कराइए, बोर्ड को अपने कंट्रोल में ले ले पूरा इस तरह से। तो इस तरह का जो है वो इंस्ट्रक्शन दिया था, और सेंटर ने भी उसके ऊपर जो है वो अग्री किया था, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर। पर्पस इसका ये था कि जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है, बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पे होम बायर्स पैसे दे चुके हैं लेकिन उनको अभी तक पोजीशन मिला नहीं है, बहुत सारे अटके हुए हैं, तो उन्होंने कहा था ठीक है कि ये अपना एक बोर्ड बनाएंगे जिसके अंदर अपने डायरेक्टर्स रहेंगे और वो कंपनी को अपने एंड से चलाएंगे। तो ये जो है वो अग्री कर गए थे। अच्छा, ये उसके बाद की जो अगर जैसे हम देखें 20 जनवरी 2020 को, ये कंपनी की वेबसाइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 20 जनवरी 2020 से लेके जो नए डायरेक्टर्स है तो ये उनकी लिस्ट है, जिसके अंदर अभी हम देख पा रहे हैं कि 8 डायरेक्टर्स अभी दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मिस्टर जो मिस्टर मलिक है, IAS ऑफिसर है रिटायर्ड, जो नेक्स्ट कंपनी के जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर चुके हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह में वो काम कर चुके हैं, काफ़ी सीनियर पोस्ट पे है।
तो वो है, इसमें काफ़ी सारे रिनाउंड नेम है। अगर हम देखेंगे तो मिस्टर श्री निरंजन हीरानंदानी भी है इसमें, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के मालिक हैं। तो अच्छे खासे नेम जो है, कुछ में कुछ बैंकर्स भी है। सो जो अलग अलग फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स थे, जो रिलेवेंट फील्ड के एक्सपर्ट है, उनको बोर्ड में लिया गया है, ताकि वो सब मिलकर इकट्ठा करके डिसाइड करें कि अब कंपनी को आगे कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है। हाँ, इसके बाद में कुछ खबर आई थी, अगर जैसे हम देख पाए हैं कि भाई जो है वो काम कर रहा है, यूनिटेक का बोर्ड काम कर रहा है। मार्च 26 के आसपास ये न्यूज़ आई थी कि यूनिटेक का बोर्ड जो है वो रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि वही टाइम पे, वही अरसा था जब कोरोना आउटब्रेक शुरू हो गया था। आई थिंक हमें पता ही है कि मार्च सेकंड थर्ड वीक से ये शुरू हो गया था। तो उसके चलते जो रेजोल्यूशन प्लान था कोरोना वायरस के चलते, वो थोड़ा डिले हो गया। यही कारण है कि जो उनकी तरफ से रेजोल्यूशन प्लान आना था, विच वॉज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड था मार्च में आने के लिए, वो अभी तक आया नहीं, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। हाँ, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जैसा मैंने आगे की इसमें बताया है, उनके जो डायरेक्टर्स थे, उनको डायरेक्टर्स को निकाल दिया है और गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपने एंड से डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करिए। तो 8 नए डायरेक्टर्स को अपॉइंटेड किया गया है 1+7, और जो कि इफेक्टिव 20 जनवरी है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब बोर्ड ने क्या किया है कि डेलॉयट करके जो ऑलरेडी कंसल्टेंसी फर्म है, उसको बताया है कि आप जो है रेजोल्यूशन प्लान बनाइए कंपनी के लिए, ताकि हम आगे इसमें बढ़ सकें। सेंटर ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जो है कंपनी, इस कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई पैसा इसमें डालेगी नहीं पेंडिंग प्रोजेक्ट को करने के लिए। सम सीड मनी में भी रिक्वायर्ड टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अब सरकार ने बोल दिया हम तो देंगे नहीं, तो करेंगे कैसे? तो सीड मनी चाहिए होता है। तो सीड मनी जब मतलब सीड मनी जो होता है जिससे आप थोड़ा बहुत शुरुआत कर सके, बेसिकली जहाँ से अटका है। तो ये जो है ये कहाँ से आ सकता है? तो वो देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट के पास रजिस्ट्री से है अमाउंट जो है, क्योंकि कोर्ट ने जो उनके डायरेक्टर्स थे उनको भी कुछ पेनल्टी दी थी, तो उन्होंने 500 करोड़ के आसपास की अमाउंट ऑलरेडी कोर्ट में जमा कर रखी है। तो ये अमाउंट स्ट्रेट पे अवेलेबल हो जाएगी नए बोर्ड के लिए। उसके पास, इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारी लैंड बैंक्स हैं। इन्होंने 2008 से पहले जब ये प्रॉब्लम में आए थे, वो प्रॉब्लम इसीलिए आए थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सारी लैंड ले रखी थी। तो ये लैंड तो आज की डेट में भी अवेलेबल ही है। तो ये लैंड को अगर मोनेटाइज किया जाएगा तो उससे भी ग्रुप को काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। एंड बाकी जो जैसे जो भी प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीशन की कगार पे है, उसका रजिस्ट्रेशन करा के, तो वैसे भी इस तरह से भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते जाएंगे, तो हम बाहर से बाकी का पैसा भी उनको मिलते जाएंगे, तो वो उससे और फ्लैट और बिल्डिंगें बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है मोमेंटम आ सकता है उनके जो बिजनेस के अंदर। अच्छा, बोर्ड ने एक और जो बताया था कि प्रपोजिंग सर्टन कंसेशंस, उन्होंने कहा था कि कोर्ट को कंसेशंस के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे वो 12,000 के आसपास इनके जो हाउसिंग यूनिट्स का जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, तो वो 3 साल में खत्म करने की उनकी कोशिश रहेगी। बट उसके लिए शायद वो कुछ कंसेशन की रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड को, कोर्ट को। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक 25,000 करोड़ का फंड अवेलेबल करा रखा है फॉर ऑल रियल एस्टेट एजेंट, नॉट ओनली दिस ग्रुप, सबके लिए अवेलेबल करा रखा है। ये फंड बेसिकली लास्ट माइल फाइनेंसिंग के लिए होता है। अब लास्ट माइल फाइनेंसिंग क्या होता है? नॉर्मली वो सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट जिसके अंदर 90% के आसपास काम हो चुका है, उसे रियल जो है लास्ट माइल प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। तो ये 25,000 का फंड भी इंडिया उनके पास अवेलेबल है। लेकिन कुछ और बात और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस ग्रुप के पास ऑलरेडी 3,000 करोड़ के आसपास का डेट है, तो ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि कैसे क्लियर होगा। उसको लेके अनसर्टेनिटी आज भी बनी हुई है, और यही कारण है कि इसमें वोलेटिलिटी है। तो उसमें अपर सर्किट भी लगता रहता है। कुछ दिनों पहले अगर हम देखें तो इसमें रोज का 4% 5% का अपर सर्किट लगा रहता था, लेकिन अगर पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो लोअर सर्किट लग रहा है, सडनली बिकवाई आई है। तो इस टाइप के स्टॉक में जो है वो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो यही पे मैं अपने वीडियो समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।